तो चलिए शुरू करते हैं आज का डीप डाइव। दिसंबर 2025 में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन नई दिल्ली आ रहे हैं। और ये कोई ऐसी वैसी मुलाकात नहीं है, ये 23वीं भारत रूस वार्षिक शिखर बैठक है। बिल्कुल। और जिस समय पर ये हो रही है, मतलब पूर्वी यूरोप में संघर्ष, पश्चिम से लगातार दबाव, हाँ, वो माहौल इसे और भी ज्यादा अहम बना देता है। तो आज का हमारा मिशन है ये समझना कि ये ऐतिहासिक रिश्ता इस नई दुनिया में कैसे बदल रहा है। सही कहा। क्या ये सिर्फ एक पारंपरिक खरीदार विक्रेता का रिश्ता है या फिर ये कुछ और बन रहा है? क्योंकि ये यात्रा एक तरफ भारत की रणनीतिक स्वायत्तता की नीति और दूसरी तरफ रूस के एशिया की ओर झुकाव का एक संगम है और इसके नतीजे दिख रहे हैं। तो चलिए इसी को थोड़ा खोलते हैं। इस यात्रा का समय वो अपने आप में बहुत कुछ कहता है। बिल्कुल। एक तरफ अमेरिका ने रूसी कच्चे तेल पर 25% टैरिफ की धमकी दी है, और इसके बावजूद क्रेमलिन इस यात्रा को अत्यंत भव्य बता रहा है। यहीं पर भारत अपनी रणनीतिक स्वतंत्रता दिखा रहा है। हाँ, ये वॉशिंगटन को एक बहुत साफ संकेत है कि नई दिल्ली के मॉस्को के साथ जो संबंध हैं वो किसी तीसरे देश से तय नहीं होंगे। बिल्कुल। जैसा रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा भी था, भारत अमेरिका संबंध दिल्ली मॉस्को संबंधों के लिए मानदंड नहीं है। और S-400 मिसाइलों की बात तो सब करते हैं, लेकिन अब दो नए समझौते हैं जो शायद खेल बदल रहे हैं। हाँ, S-400 तो पुरानी बात हो गई है। पहला है RELOS समझौता, ये रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक्स अग्रीमेंट। सुनने में बहुत टेक्निकल लगता है, पर मतलब इसका बहुत बड़ा है। आसान भाषा में क्या है ये? आसान भाषा में, अब भारतीय नौसेना के जहाज आर्कटिक क्षेत्र में रूसी बंदरगाहों का इस्तेमाल कर सकेंगे ईंधन के लिए, मरम्मत के लिए, मतलब आर्कटिक तक भारत की पहुंच जो पहले नहीं थी। बिल्कुल। और ये उत्तरी समुद्री मार्ग के खुलने के साथ एक बहुत बड़ा रणनीतिक कदम है। और दूसरा है चेन्नई व्लादिवोस्टॉक समुद्री गलियारा, जो अब चालू हो गया है। हाँ, ये भी एक गेम चेंजर है। जो रास्ता स्वेज नहर से 40 दिन लेता था, वो अब घटकर सिर्फ 24 दिन का रह जाएगा। ये संबंधों का पूरा भूगोल ही बदल रहा है। अब फोकस यूरोप से हटकर रूसी सुदूर पूर्व और आर्कटिक की तरफ जा रहा है। लेकिन इन सब बड़े सौदों और रास्तों के लिए पेमेंट कैसे होगा, प्रतिबंधों को देखते हुए? सही सवाल। और यहीं पर यूपीआई और रूस के मीर पेमेंट सिस्टम को जोड़ने की बात आती है। अच्छा, ये एक तरह से पश्चिमी प्रतिबंधों से सुरक्षित एक अलग वित्तीय ढांचा बनाने की कोशिश है, ताकि डॉलर पे निर्भरता कम हो और व्यापार आसानी से चलता रहे। सीधी सी बात है। और एक और पहलू है जो मुझे बहुत चौंकाने वाला लगा, एक प्रवासन और गतिशीलता समझौता। हाँ, ये सबसे अप्रत्याशित है। मतलब भारत और रूस के बीच माइग्रेशन अग्रीमेंट। बिल्कुल। देखिए, रूस में कुशल कामगारों की भारी कमी है और ये समझौता कुशल भारतीय लोगों के लिए रूस में काम करने के कानूनी रास्ते खोलेगा। अब इसमें एक मानवीय और सामाजिक परत भी जुड़ रही है। ये जनसांख्यिकी को रणनीतिक पूंजी में बदलने जैसा है। तो कुल मिलाकर इसका क्या मतलब निकाले हम? ये शिखर सम्मेलन सिर्फ पुरानी दोस्ती को बनाए रखने के बारे में नहीं है। नहीं, ये उसे भविष्य के लिए तैयार करने के बारे में है। जैसे कुडुनकुलम में नए परमाणु ऊर्जा प्लांट, मेक इन इंडिया के तहत इग्ला-S मिसाइलें और ये नए लॉजिस्टिक नेटवर्क। हाँ, और ये सब मिलकर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। क्या? देखिए, हमारा विश्लेषण दिखाता है कि भारत और रूस मिलके एक आत्मनिर्भर इकोसिस्टम बना रहे हैं, सैन्य रसद से लेकर व्यापार मार्ग और पेमेंट सिस्टम तक। अब जरा सोचिए, जैसे जैसे और देश इस तरह के समानांतर गैर पश्चिमी सिस्टम बनाते हैं, तो वैश्वीकरण का वो विचार कैसे बदलेगा जिसे हम जानते हैं? मतलब क्या हम भविष्य में एक ऐसी दुनिया देखेंगे जो न केवल विचारधारा से बल्कि व्यापार और वित्त के बुनियादी ढांचे से भी विभाजित होगी?